आज व्यंजन संधि के बारे में कल भी बताए थे और आज भी बताया जाएगा। कल बताए थे कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। दूसरा बताए थे प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। आज तीसरा इसका सूत्र है मो अनुस्वार। इसके शाब्दिक अर्थ को यदि आप जाने तो इसके संधि विच्छेद से ही स्पष्ट होता है। मो अनुस्वार कहता है कि मो का अनुस्वार में बदल जाना मो अनुस्वार है और अनुस्वार का मो में बदल जाना ही मो अनुस्वार है। जैसा कि व्याकरण बताता है कि मो के लिए शून्य का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार के लिए मो का प्रयोग करते हैं। तो नियम कहता है कि इस अनुस्वार को 5 तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे क का 5वां वर्ण अंग होता है, च का 5वां वर्ण य होता है, ट का 5वां वर्ण र होता है, तवर्ग का 5वां वर्ण न होता है और पवर्ग का 5वां वर्ण न होता है। कहता है यदि लिख रहे हैं तो शुद्धता के लिए इसमें दिया जाता है। जैसे कहीं कहीं आप लिखते हैं, देखते हैं कंकन और कहीं कहीं लिखा जाता है कंकन। सही क्या है इस चीज की जानकारी भी इससे आपको प्राप्त होगी। जैसे देखिए, यदि किसी भी वर्ण पर अनुस्वार दिया हो तो देखना है कि वह वर्ण किस वर्ग का है। जैसे इसका सबसे सुंदर उदाहरण गंगा। यदि मैं अनुस्वार देखता हूं तो देख रहा हूं कि यह अनुस्वार किस वर्ण पर है, तो ग पर है। ग किस वर्ग का है, तो क वर्ग का है। क वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, अंग होता है। तो इस अंग के लिए या तो आप अनुस्वार का प्रयोग करें या अनुस्वार के लिए अंग का प्रयोग करें। जैसे यहां दिया हुआ है, अंग के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और इसी को संस्कृत में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यह अनुस्वार यहां आकर अंग हो गया और यह अंग यहां आकर अनुस्वार हो गया। ऐसे जितने भी हैं सबका वही है। जैसे आप दूसरा भी देख सकते हो चंचल। अब च के ऊपर अनुस्वार है, आप इसी तरीके से देखें च वर्ग का है। इस च वर्ग का 5वां वर्ण य होता है। तो या तो आप य के लिए अनुस्वार लिखिए या अनुस्वार के लिए य का प्रयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि यह अनुस्वार च पर आया। तो आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, चंचल। अब इस संधि विच्छेद में आपको जानना है कि मुझे अनुस्वार का प्रयोग कहां करना है और बाकी पंचम वर्ण का प्रयोग कहां करना है। तो नियम कहता है कि ये शुद्धता के लिए संधि विच्छेद यदि करना है तो इसमें बताता है कि यदि अनुस्वार हो तो इसके लिए म हलंत लिखें और यदि म हो तो अनुस्वार लिखें। शर्त यही है, यदि कहता है शर्त में कि प छोड़कर, प वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण पर अनुस्वार हो तो अनुस्वार का म हलंत हो जाता है। यही म अनुस्वार है। जैसे आप उदाहरण भी देख सकते हैं। उदाहरण में संधि लिखा जाता है संसार।
अब ये अनुस्वार है, तो अनुस्वार के लिए क्या प्रयोग करना है? मो। तो लिख दिया सम प्लस सार। वैसे ही संतोषः, सम प्लस तोष। अनुस्वार का मो हलंत हो जाएगा, अनुस्वार का मो हलंत हो जाएगा, ये मो अनुस्वार है। ठीक वैसे ही यह अनुस्वार संधि में होगा और अनुस्वार का मो हलंत विच्छेद में होगा। यदि विच्छेद से संधि करना हो तो आप उसे भी देख सकते हैं, जैसे सम प्लस जय। मो है तो सौ के ऊपर इस मो के बदले अनुस्वार दीजिए और जो बचा हुआ है उसे लिख दीजिए संजय, है ना। संकीर्ण, सम प्लस किरण। घंटी, घ के ऊपर है तो घम प्लस टी। लेकिन यदि यही स्थान पर पो आ जाए, जैसे लिखते हैं पंचम, तो इसका संधि विच्छेद पन प्लस चम होगा। पो छोड़कर, जैसा कि यहां दिया भी हुआ है कि पो छोड़कर यदि किसी भी वर्ण पर अनुस्वार हो तो उस अनुस्वार के बदले मो हलंत लिखेंगे, और यदि पो हो तो उस स्थान पर पो हो तो अनुस्वार के लिए न हलंत का प्रयोग करेंगे। यही मो अनुस्वार है। अब आप इसके उदाहरण को घर पर बनाने का अभ्यास करेंगे। मैं अभी आपको इसके बारे में दिखा देता हूं, आप कॉपी पर लिखेंगे और लिखने के बाद तब आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे संभारः, संचयः, संस्कृतिः, घंटा, चंचलः, गंगा, संकीर्तन, संसर्ग, संपोषित, संचरणम, संसर्गः, रंजनः, मंजनः इत्यादि। आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मूल रूप से इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है मो हलंत का अनुस्वार में बदल जाना और अनुस्वार का मो हलंत में बदल जाना। आगे इसका नियम देखिए क्या है। आगे का नियम है शब्द विधान। शब्द विधान, इस शब्द विधान में दो नियम आते हैं। पहला कहता है कि यदि च के बाद छ होगा, च के बाद छ हो और छ के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा में से कोई भी वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो, तो च का तो हलंत और छ का श हलंत हो जाता है। आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। यदि च के बाद छ हो और छ
के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व, फ में से कोई भी वर्ण हो तो च का तो और छ का सो हलंत हो जाता है। ऐसा विच्छेद में होता है। आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं। दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि संधि दी गई है तो उसके विच्छेद करने हैं, और यदि विच्छेद दिया गया है तो उसके लिए संधि करने हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यदि च के बाद छ होगा और छ के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा, नहीं तो य, र, ल, व में से कोई भी होगा, तो च का तो और छ का सो हो जाता है। यह विच्छेद में होगा। लेकिन जब च का तो और छ का सो विच्छेद में होगा, तो ठीक वैसे ही संधि में तो का च हो जाएगा और सो का छ हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण सबसे पहले आपको बता रहे हैं संधि से विच्छेद। जैसे यहां लिखता है तच्छिव, तो ध्यान देना है च के बाद छ है और छ के बाद वो है। जैसा कि यहां दिया है च के बाद छ होगा और छ के बाद इसमें से कोई भी होगा तो वो है। इसी जगह दूसरा देखिए तच्छत्रु, च के बाद छ है और छ के बाद रो है, तो यहां क्या बनेगा? तो च के लिए तो प्लस छ के लिए श, ह्रस्व इकार है, ह्रस्व इकार वो तत् प्लस सी, वैसे इसको बनेंगे। तो च के लिए तो तत् और प्लस छ के लिए सो, और जो बचा उसके लिए दीजिए सत्य। इसी जगह आता है एतच्छ्रुत्वा। आप इसे ध्यान से देखिए, यहां भी आया च के बाद छ आया और छ के बाद रो आया है। तो इस रो के लिए क्या करेंगे? एतत्, च के लिए तो एतत् प्लस छ्रु, तो ये जो छ्रु लिखा हुआ है ये इस रूप में है, छ है, रो है और प्लस उ है। तो इस छ का सो कर दीजिए, प्लस रो कर दीजिए, आप प्लस उ कर दीजिए। इस तीनों को जोड़िएगा तो होगा श्रु। जैसा कि शुरू के लिए ये छ के लिए सो आ गया, तो श्रु जो बच गया उसे डाल दीजिए। एतत् तच्छ्रुत्वा, अब तच्छ्रुत्वा, अब इसी पर इसे भी बना सकते हैं, है ना? मच्छरा, मच्छर, मच्छर, देखिए मच्छर, च के बाद छ के बाद रह, इसे बनाइए आप म, च के लिए तो आप प्लस जो बच गया उसे लिखेंगे मच्छर। ये पहला नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, और ये संधि विच्छेद में एक पूछता है। तो यह संधि से विच्छेद कैसे बनाया गया वो बताया गया। आप इसी चीज को यदि आप चाहें तो आप विच्छेद से संधि की तरफ भी आ सकते हैं। जैसे मच्छरानंद, जैसे यहां दिया तत्र
अब प्लस शत्रु। अब यह विच्छेद दिया गया, इस विच्छेद का संधि बनाना, तो देख लेंगे कि तो के बाद तालाब शो है, तो के बाद तालाब शो है, और इसके बाद क्या कहता है, तालाब शो है, और इसके बाद कहता है त्रो है। तो त्रो वर्ण के बारे में आप जानते हैं कि तो प्लस रो मिलकर त्रो होता है, यह संयुक्ताक्षर है। तो इसमें से कोई एक वर्ण मिलना चाहिए, जैसा कि ये रो यहाँ मिला, इसलिए आप इसे बनाएं। ये छ किसके लिए आया, क्योंकि आप जानते हैं कि शो, ये सौ छ के बदले में आया है। यहाँ दिया भी हुआ है नियम में कि छ के लिए यदि शो लिखना है तो तालाब शो के लिए भी छ का प्रयोग करना है। शर्त है कि यदि तालाब शो पूरा हो तो पूरा छ लिखें, और यदि तालाब शो आधा हो तो आधा तालाब शो का प्रयोग करें। जैसा कि यहाँ दिया है पूरा है, तो है, इसके लिए छ का प्रयोग करेंगे। पूरा तालाब शो है तो पूरा छ का प्रयोग करेंगे। त्रु है, इस तरीके से संधि विच्छेद बनाया जाता है। इसका अगला नियम देखिए क्या है। इसके आगे के नियम बताए गए हैं। दूसरा इसका नियम होता है कि चौ के बाद यदि छ हो और छ के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा में से कोई भी वर्ण हो तो चौ का लोप हो जाता है, चौ का लोप हो जाता है। प्रायः इस नियम में तीसरा वर्ण ही प्रायः आता है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, चौ के बाद छ हो और छ के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो चौ वर्ण का विच्छेद में लोप हो जाता है और संधि में चौ का आगम हो जाता है। आगम, आना, आगम हो जाता है। अब ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है, इसके पहले भी आप देखे हैं, अभी भी देखे हैं, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण का अर्थ होता है कि संस्कृत व्याकरण में वर्ग 5 हैं। आप जानते हैं, को वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और को वर्ग। ध्यान से देखिए, इस को वर्ग का पांचवा वर्ण 3, 4, 5 क्या होता है, तो आप देखिए को, खो, गो, घो, अंग। अब ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये हुआ। वैसे ही चौ का देखिए, चौ, छो, जो, झो, या तीसरा, चौथा, पांचवा। टो का देखिए, टो, ठो, डो, ढो, न, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो वर्ण का देखिए, तो, थो, दो, धो, न, तीसरा, चौथा, पांचवा। वैसे को वर्ण का पो, फो, बो, भो और न, तीसरा, चौथा, पांचवा। कहता है कि इस 3, 4, 5 में से कोई भी वर्ण यदि आ जाए, चौ के बाद छ होगा तो चौ का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण में अनुच्छेद, अनुच्छेद चौ के बाद छ है और छ के बाद तीसरा वर्ण है, तो इस चौ का लोप हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस। यदि विच्छेद दे दिया जाए, पड़ी प्लस छेद, इसका संधि क्या होगा, तो देख रहे हैं हरस्वई। दूसरा, अगर यह नियम आपको स्पष्ट नहीं समझ में आता हो तो आप
इसको इस तौर पर भी नोट में लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट में लिखिए कि ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद, ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई भी वर्ण हो तो च का लोप हो जाता है। ऐसा विच्छेद में होता है। जैसे यहां देखिए र ह्रस्व का ह्रस्व स्वर वर्ण है, इसके बाद आया छ, और छ के बाद देख रहे हैं कि तीसरा वर्ण है, तो देखिए इसमें च का आगम होगा परिच्छेद, है ना। स्वछंद, स्व प्लस छंद, अब इसमें लिख रहा है तो स्वच्छंद। वैसे ही यदि आपको दिया विच्छेद, विच्छेद, छ के बाद छ के बाद तीसरा वर्ण, तो इसका हो जाएगा वि प्लस छेद। इस तरीके से यह छत्व विधान का प्रयोग किया जाता है। अब अगले वर्ग में इस संदर्भ में फिर आपको